वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज गेन बाय पूजा ब्लॉग। और आज है छोटी दिवाली, तो विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। और कल है मधुमेह दिवस। कल है 14, दिवाली भी है और मधुमेह दिवस भी है। तो सबसे पहले पेपर में पढ़ लेते हैं कि आज का मोटिवेशन थॉट कल में था। जहाँ मैं सोचता था कि मैं जीना सीख रहा हूँ, वहाँ मैं मरना सीख रहा था। अब एडिटोरियल सेक्शन का जो टॉपिक है, ये जनसत्ता न्यूज़पेपर, ब्लैक होल के अद्भुत तथ्य। किसी भी परिवर्तनकारी खोज के पीछे अनुसंधानों का एक लंबा इतिहास होता है। न्यूटन ने कहा भी है कि चूंकि मैं महाकाय कंधों पर खड़ा था, इसलिए औरों से दूर तक देख सका। हर वैज्ञानिक किसी न किसी के कंधे पर खड़ा होता है। इसका ताज़ा उदाहरण है ब्रिटिश भौतिकविद रॉजर पेनरोज, जिन्हें इस साल का नोबेल पुरस्कार इस खोज के लिए मिला है कि आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण के नियम जनरल रिलेटिविटी के अनुसार ब्लैक होल का बनना अटल और वांछित है। इस नियम की अनूठी और अद्भुत बात यह है कि गुरुत्व बल अंतरिक्ष समय की वक्रता में प्रकट होता है। इस खोज की पृष्ठभूमि में भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल थे। ब्लैक होल से भारत का रिश्ता पुराना है। नवाब सिराजुद्दौला ने 1756 में 146 ब्रिटिश सैनिकों को बहुत सक्रिय अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया था। उनमें से सुबह तक केवल 42 लोग जिंदा बच पाए थे। इस भयंकर घटना को इतिहास में कोलकाता ब्लैक होल नाम दिया गया। दरअसल ब्लैक होल की धारणा से बहुत छोटे आकार में प्रचंड द्रव्य का सामना और असीम घनत्व का सीधा नाता है। अजीब बात यह है कि विज्ञान में भी इसी तरह की संभावना की अटकल लगाई गई। ब्रिटिश पादरी वैज्ञानिक जॉन मिशेल ने 1784 और उसके 2 साल बाद फ्रेंच गणित पियारा साइमन लाप्लास ने ऐसी कल्पना की, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान इतना अधिक हो कि उसके गुरुत्वाकर्षण से प्रकाश भी बाहर ना निकल सके, तो ऐसी वस्तु काली होगी। और यह ब्लैक होल की सबसे पहली संकल्पना थी। आधुनिक कहानी शुरू होती है 1930 में, जब चंद्रशेखर सुब्रमण्यम मद्रास में बीएससी करके उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज जहाज से ब्रिटेन जा रहे थे। उन्होंने आइंस्टीन की रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग करके कुछ गणितीय समीकरण हल किए। तब तक ऐसी समझ थी कि प्रचंड सहिती का महाकाय तारा आवनिक ईंधन खत्म होने पर सिकुड़कर सफ़ेद बौना बन जाएगा। यही उसका आखिरी पड़ाव होगा। उसकी स्थिर स्थिति का कारण इलेक्ट्रॉन दबाव है, जो गुरुत्वाकर्षण को रोकता है। 1932 में चंद्रशेखर ने सिद्ध किया कि अगर तारे का सहती द्रव्यमान 1.4 सूर्य की सहती से अधिक हो, तो इलेक्ट्रॉन दबाव गुरुत्वाकर्षण के बल को रोक नहीं पाएगा, और यह खोज चंद्रशेखर सहती सीमा के नाम से जानी जाती है। इससे अधिक सहती होने पर तारे के अंदर का द्रव्य लगभग न्यूट्रॉन के परिवर्तित हो जाता है और न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। उसकी सघनता अपरिमित होती है। उसका चम्मच पर संपूर्ण मानव जाति के वजन के बराबर होगा। आधे शतक बाद 1983 में उसी खोज के लिए चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। न्यूट्रॉन में गुरुत्वाकर्षण को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉन की भांति ही दबाव पैदा करता है। अगर सहिती सूर्य से 3 गुना अधिक हो, तो न्यूट्रॉन दबाव भी नहीं टिक पाएगा और तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण से निरंतर धंसता जाएगा। तब शून्य आकार और अनंत सीमित घनता की स्थिति होगी, जो गुरुत्व नियम की सीमा इंगित करती है। अनसुलझी पहेली सिंगुलैरिटी विकृति है।
60-70 के दशक जनरल रिलेटिविटी शोध यात्रा में अनूठे और रोमांचक थे। हालांकि आइंस्टीन समीकरण का हल जो ब्लैक होल दर्शाता है उसे उसके पहले साल में ही खोज लिया गया था, लेकिन इसे ब्लैक होल के रूप में समझने के लिए 45 वर्ष लगे। न्यूजीलैंड के भौतिकविद राय घर ने घूर्णन ब्लैक होल का हल खोज निकाला, जो खगोल भौतिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्व की खोज थी 2.7 केल्विन मीन्स -270 डिग्री सेंटीग्रेड कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन की, जो इसकी पहचान तथा संदेश है कि विश्व की उत्पत्ति एक तत्व महाविस्फोट बिग बैंग से हुई। इसके बिग बैंग सिद्धांत को ठोस और मजबूत नींव मिल गई। इस तरह ब्लैक होल और अंतरिक्ष समय विकृति की खोज, जो आइंस्टीन के गुरुत्व सिद्धांत के अभिन्न अंग है, के लिए योग तथा सुचारू माहौल धरातल बन गया। कल है दिवाली, तो इस पे जो चर्चा है, रोशनी का दायरा। आइए इसे भी पढ़ लेते हैं। रोशनी का दायरा। पर्व त्योहारों का समय समय पर दस्तक देना भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता रही है। इनमें निहित संदेशों से इसकी महत्ता स्पष्ट होती है। दरअसल पर्व त्योहार न सिर्फ व्यक्ति के जीवन में व्याप्त निरस्ता को खत्म करने का अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि परिवारजनों को एक साथ जोड़कर सदस्यों के बीच निहित प्रेम को प्रगाढ़ करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि शैक्षिक, आर्थिक और अन्य कारणों से देश के बाहर या देश के विभिन्न भागों में अपने पैतृक स्थान से प्रवास किया व्यक्ति पर्व त्योहार के अवसर पर घर लौटने को व्याकुल नजर आता है। सामाजिक समरसता और भाईचारे को बरकरार रखने में पर्व त्योहारों की विशेष महत्ता रही है। हालांकि बदलते समय के साथ पर्व त्योहारों को मनाने के तरीकों में भी बड़ा बदलाव देखा गया है। बतौर उदाहरण, प्रकाश पर्व दिवाली को देखें तो इसमें निहित स्वच्छता और मितव्यता की बातें दिनों दिन गायब होती गई है। आज यह बस पटाखों, आतिशबाजी, प्रदूषण और फिजूल खर्ची तक ही सीमित रह गई है। दीपावली से पहले हम अपने घरों और आसपास की सफाई तो करते हैं, लेकिन दूसरे ही दिन पटाखे के फटे अंश हमारी मेहनत का सत्यानाश कर देते हैं। कान फारू पटाखों से एक तरफ पूरा वायुमंडल धुंध से ढक जाता है, तो दूसरी तरफ उसकी गूंज और होने वाले प्रदूषण से बच्चे, बीमार और बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसके साथ ही पटाखा उद्योगों या दुकानों में अनहोनी की वजह से लगने वाली आग से जान माल का नुकसान भी होता है। लेकिन वक्त के साथ बदलती ज़रूरतों के बीच आज दीपावली बस नाम मात्र ही रह गई है। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में व्यापक तनाव, दबाव और समय का अभाव इसकी वजह हो सकती है। दूसरी तरफ चंद वर्ष पहले तक दीपावली पर मिट्टी के दिए खरीदकर घर रोशन करने और का लोगों में जबरदस्त चलन था। उपभोक्ताओं के इस प्रयास से लाखों कुम्हार परिवारों की रोजी रोटी का बंदोबस्त हो जाता था। लेकिन आज इनकी जहमत कौन उठाना चाहता है? आज लोग दिए और मोमबत्ती की जगह बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल को प्राथमिकता दे रहे हैं। दिया निर्माण के व्यवसाय में लगे हजारों लोगों के पेट पर यह सीधा हमला ही तो है। एक दौर था जब दीपावली आते ही स्थानीय हाट और बाजार मिट्टी के दिए और संबंधित अन्य आवश्यक सामग्रियों से पट जाते थे। मिट्टी के दियों के जलने से न सिर्फ गौरवशाली संस्कृति का आभास होता था, बल्कि बरसात के बाद पनपने वाले कीड़े मकोड़ों का खात्मा भी हो जाता था। लेकिन समय बीतने के साथ इसमें भी बड़ा परिवर्तन आया है। वैश्वीकरण की नीति को अपनाने के बाद भारतीय बाजारों में चीनी उत्पादों की भरमार हो गई है। बेशक ये उत्पाद अपेक्षाकृत सस्ते, आकर्षक और टिकाऊ हैं, लेकिन स्वदेशी अपनाओ का नारा बुलंद करने के लिए भारतीय बाजारों में इसकी दखल में हमारे समाज में लोगों के रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है। पारंपरिक रूप से मिट्टी के एक वर्ग सदियों से मिट्टी के बर्तन, खिलौने
और अलग अलग तरह की कलाकृतियों तथा उपयोगी वस्तुओं को बनाकर अपनी आजीविका का निर्वहन करता आया है। बेकार पड़ी मृदा को अपनी कला से जीवंत रूप प्रदान करने वाले मूर्तिकारों और कुम्हारों का यह वर्ग उपेक्षित है। यह उपेक्षा न सिर्फ सरकारी स्तर से है बल्कि तथाकथित आधुनिकता को किसी भी कीमत पर अपनाने वाले नागरिकों की ओर से भी है। हमारे छोटे से प्रयास से हजारों लोगों की रोजी रोटी का इंतजाम करने में मदद मिल सकती है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि धनतेरस पर जब देश में आर्थिक रूप से संपन्न लोग महंगी वस्तुएं खरीदने में व्यस्त रहते हैं, तब हमारे समाज का एक तबका 2 जून की रोटी के लिए भटकता नजर आता है। दीपावली पर जब संपन्न परिवारों के बच्चे नए कपड़े पहनकर आतिशबाजी करते हैं, तो निम्न आय वर्ग के बच्चे फटे पुराने कपड़े से किसी कारणवश ना फूटने वाले पटाखों को चुनते नजर आते हैं। आज पर्व त्योहार केवल अमीरों के लिए ही रह गए हैं। आर्थिक विपन्नता और महंगाई की वजह से गरीब लोगों का इन त्योहारों के प्रति रुझान कम हुआ है। आज देश में आर्थिक विषमता की खाई इतनी गहरी हो गई है कि अमीर दिनों दिन अमीर और गरीब उसी अनुपात में गरीबी की दलदल में फंसते जा रहे हैं। बहरहाल दीपावली दीपों और हर्षोल्लास का पर्व है। अंधकार पर प्रकाश के विजय का प्रतीक यह पर्व खास संदेश भी देता है। जब व्यक्ति के जीवन में निराशा का अंधकार छा जाता है, तब आशाओं का एक दीपक अंधकार को चीरता हुआ प्रकट होता है। जब रातें अपनी काली परछाई से पृथ्वी को ढक लेती हैं, तब तड़के उसे भगाने के लिए सूरज का प्रकाश चला आता है। मोमबत्ती या दिए का प्रकाश उस उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है जो सारी रात बिना रुके दरिद्र के प्रतीक अंधकार को आसपास भटकने नहीं देती। मुश्किलों और दुश्वारियों पर रोने के बजाय उनका हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। इसी से इस पर्व की सार्थकता बनी रहेगी।